हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चंबल रिवर को जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बराक रिवर से रिलेटेड। तो बराक रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर से बराक रिवर का ओरिजिन होता है। मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम स्टेट में फ्लो होने के बाद में जो बराक रिवर है वो बांग्लादेश कंट्री में एंटर करती है और वहां पर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा का जो कन्फ्लुएंस है उनमें मर्ज होकर के अपने वाटर को लास्ट में बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कोविड डेथ्स को लेकर के है। कोविड की सेकेंड वेव के दौरान हमने ये देखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे यूथ जो हैं उसकी डेथ हुई, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि हर स्टेट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करे ऐसे पर्सन को जो अपनी फैमिली में ओनली वन मेंबर था जो वहाँ का ब्रेड विनर था। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इस तरीके के स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद में हर स्टेट ने अपने यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन किए और ऐसी ऐसी फैमिली को बोला कि आप अपने जो भी रिलेटेड डाटा है वो वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको 50,000 रुपीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकें। अब क्या हुआ है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर्स में इतने एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली इशू देखने को मिले कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर वो जो एप्लीकेशन थे उनको नलीफाई कर दिया गया। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपके पास में एप्लीकेशन आए उन एप्लीकेशन में अगर कुछ कमी थी तो उनको दोबारा से चेंजेस करने की उनको अप्रूवल दीजिए कि आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा एक भी पर्सन, एक भी फैमिली को हम जस्टिस नहीं दे पाते हैं या 50,000 रुपीज़ आपके लिए 50,000 रुपीज़ हैं, लेकिन उस फैमिली के लिए सर्वाइव करने के लिए उसका एक फाउंडेशन है, तो किसी भी फैमिली को हम मना नहीं कर सकते। अगर कुछ कमी है तो दोबारा से उनको एप्लीकेशन को रिन्यू करने की या दोबारा से उसमें चेंज करने की, मतलब दोबारा से अप्रूवल दीजिए कि आप दोबारा से इसमें चेंज कीजिए। उसके बाद में दोबारा से हमको व्यू करेंगे और आपको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो भी मनी रिलीज किया जा रहा है अगर उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको जल्दी से सॉल्व करना चाहिए और ये जो कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करने की जल्द से जल्द कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो यूएस है उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को अलाउ कर दिया है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो भी एरोप्लेन जा रहे हैं उनमें कुछ इशू देखने को मिल रहा है। रडार कुछ कैंसिलेशन या फिर रडार जो कन्फ्लिक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर जो भी एरोप्लेन है वहाँ की विजिट पर जा रहे थे, वहाँ पर जो प्लेन जा रहे थे उनको कैंसिल कर दिया है। कारण ये है कि देखो स्पेक्ट्रम की 2 बैंड में जब एक तरीके से ऑक्शन होती है तो उसके बीच में ये माना गया कि जो C बैंड है जिसका यूज़ टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए उस जो 3.47 ऐसे कुछ हर्ट्ज की मेगा एक फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक अगर अवेल किया जाता 5G टेक्नोलॉजी को तो इनके बीच में कन्फ्लिक्शन नहीं आता। लेकिन जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई लेवल पर सेट करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को जो डाटा अवेलेबिलिटी है या फिर नेट कनेक्टिविटी है वो हाई स्पीड की हो सके। लेकिन उसकी वजह से जो प्लेन के जो रडार को एक स्टडी की जाती है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के डाटा सामने आए हैं कि अगर हम सिटीज़ की बात करें तो मैन और वीमेन में जो गैप है वैक्सीन लगवाने को वो ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जहाँ पर 1000 मैन ने वैक्सीन अपने ऊपर अप्लाई करवाया है वहाँ पर वीमेन ने 954 वीमेन ने अपने ऊपर वैक्सीन अप्लाई करवाया है। ये जो डाटा है वीमेन के वो हमारे जो सेक्स रेशियो डाटा है उससे ज़्यादा है। सेक्स रेशियो 2011
मतलब 2011 की पॉपुलेशन जो सेंसस हुई थी उसमें 933 हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो है। ओके, तो उससे ज़्यादा डाटा है, मतलब वीमेन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर वैक्सीनेशन लेवल जो है वो कम देखने को मिला है। यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ की बात की गई है, दिल्ली की बात की गई है, उसके अलावा बॉम्बे की बात की गई है। अब ये जो पैटर्न है, ये जो डाटा है वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस के लिए ये कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि देखो डिफरेंस जो है उसका मेजर कारण ये है कि देखो जो भी वर्किंग साइट है वहाँ पर ज़्यादातर हमें पता है कि मैन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है वर्किंग साइट पर, फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है। इसलिए ज़्यादातर जो वर्किंग साइट है वहाँ पर ही वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया गया, जिसकी वजह से मैन को ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो सकी। दूसरा कारण ये है कि जो वर्किंग साइट्स हैं वहाँ पर आना बंद करवा दिया गया। ये बोला गया कि वैक्सीनेशन अप्लाई होंगी तभी आपको ऑफिस में एंट्री किया जाएगा, जिसकी वजह से मैन ने ज़्यादा अपने ऊपर वैक्सीनेशन अप्लाई करवाई। मतलब दोनों डोज लेने में मैन की संख्या जो है, नंबर्स जो है वो ज़्यादा है। एक और कारण ये है कि जो वीमेन का पार्टिसिपेशन कम है, इसके कारण से उनका जो हाउस से घर बाहर से निकलने का या फिर मार्केट में जाने का या फिर बाहर सोसाइटी में जाने का काम कम होता है, जिसकी वजह से भी उन लोगों ने वैक्सीन को लेकर के कम अलाउ किया है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि हर स्टेट को कुछ चेंजेस हम देते हैं अप्रूवल देने के लिए। हमारे यहाँ पर जब भी कोई प्रोजेक्ट को अलाउ किया जाता है तो जो बिग प्रोजेक्ट होते हैं उनको तो अलाउ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन और अदर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अलाउंस प्रोवाइड करती है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है। ये बोला है कि जो स्टेट अपने यहाँ पर नए प्रोजेक्ट को जितना जल्दी अप्रूवल देगा उसको उतनी ज़्यादा रेटिंग मिलेगी, और फिर उस रेटिंग के बेसिस पर उस स्टेट को उतना ज़्यादा सेंटर से क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। इसके बेसिस पर क्या होगा, हर स्टेट जल्दी से जल्दी अप्रूवल देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो एक्टिविस्ट है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इसका अपोज किया है। उनका ये मानना है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जो लेकर के आते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो। दूसरा, इसके अपोज में अगर हम बात रखें तो वो जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि एनवायरनमेंट को इसकी तरफ से जो नुकसान है वो कम से कम हो। इसीलिए तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है ना। लेकिन अगर ये रूल्स लागू होते हैं बेसिस पर, इन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर धड़ल्ले से जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसको अप्रूवल दिया जाएगा, क्योंकि हर स्टेट ये चाहेगा कि सेंटर से ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, मनी जो है वो अप्रूव हो सके। तो इससे क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट की बात करने के लिए हम मीटिंग्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मीटिंग्स हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करें, उनको अच्छे से वेल बेस्ड तरीके से, उनका जो फाउंडेशन है वो क्लियर करके कि एनवायरनमेंट को इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो कंपनी यहाँ पर ध्यान रखेगी कि इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ये सारी चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हम इस तरीके की जो मीटिंग है वो हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम रेगुलर ये मेंटेन अगर करके चलेंगे कि अर्थ का कोई नुकसान ना हो, रिसोर्सेज का ज़्यादा नुकसान ना हो, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो इन प्रोजेक्ट में, तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी सेव होंगे, एनवायरनमेंट भी सेव होगा, बायोडाइवर्सिटी भी सेव होगी। लेकिन अगर इस तरीके के रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 3 पर, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर जो नजफगढ़ लेक है, ये जो नजफगढ़ लेक है वो दिल्ली और हरियाणा की जो बॉर्डर है वहाँ पर सिचुएटेड है, वेटलैंड एरिया के रूप में सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत सारे क्या आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर सीजन में। तो इसको लेकर के इसकी काउंटिंग की गई है, सेंसस यहाँ पर फाइंड की गई है। तो ये बोला गया है कि लास्ट ईयर यहाँ पर 81 स्पीसीज फाइंड की गई थी और इस बार 71 यहाँ पर स्पीसीज फाइंड की गई है। ये जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया है वो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के द्वारा एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। ये जो वर्ड है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात किया गया है कि वेटलैंड है। वेटलैंड होता क्या है, वेटलैंड एक तरीके से एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लैंड और वाटर दोनों का सबमर्जिंग, मतलब एक तरीके से ना तो प्योर वाटर है ना प्योर लैंड है, दोनों का मिक्सअप। एक तरीके से ये जो एरिया होता है वो
सबमर्जेंस होता है लैंड का और सी का, और यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेज में होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो हमारा नर्दर्न आर्कटिक रीजन है, जोन वहाँ से विंटर रीजन में, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम जो है वो टेम्परेचर काफ़ी लो स्टेज में चला जाता है और इन माइग्रेटरी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर है वो एक मीडियम स्टेज में चाहिए। इसीलिए इंडिया का जो टेम्परेचर है वो विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, इसलिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। लेकिन कम हुई है संख्या, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है इनमें पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी ये माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो कम इंडिया में आ रही हैं। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अगर हम बात करें तो देखो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को 1880s के टाइम में लगभग इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और इम्प्लीमेंट करने का मेजर कारण 1 सेकेंड 15 सितंबर 1883 को इसको फाउंड किया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के रूप में और कंजर्वेशन के रूप में इंगेज्ड है ये इंडिया में। जो भी हमारे यहाँ पर स्पीसीज हैं उन सभी को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी के एरिया में रिसर्च करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है। प्रीलिम्स में इस तरीके के जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनके रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है वो मुंबई, बॉम्बे, इंडिया है, और कंप्लीट इंडिया का जो कंप्लीट जो रीजन है वहां पर ये वर्क करता है। ओके, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के रूप में वर्क करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे इंडिया में होगा। अब यहाँ हमारे इंडिया में पहले ये था कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वहाँ के मेंबर्स हमारे इंडिया में आने वाले थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन कोविड के केसेज की वजह से हमने ये जो मीटिंग है, ये जो उनकी यहाँ पर वेलकम पार्टी थी या जो 26 जनवरी को आने वाले थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। लगातार ऐसा दूसरी साल होगा। लास्ट ईयर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो इंडिया की विजिट पर आने वाले थे, लेकिन अब नहीं हो पाया उनका भी, वो भी नहीं आ पाए और इस साल भी नहीं आ पा रहे हैं। तो 27 जनवरी को जो हमारे पीएम हैं वो वर्चुअल समिट करेंगे इन सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ में। आपका क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसके नेम जो हैं वो आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने ये देखा कि महाराष्ट्र में, इस आर्टिकल को हमने एक्सप्लेन्ड पेज पर भी अच्छे से व्यू किया था। महाराष्ट्र में जो 12 मेंबर्स हैं, महाराष्ट्र में 12 मेंबर्स वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको बार कर दिया गया था 1 ईयर के लिए। ये बोला गया था कि उन्होंने जब सेशन चल रहा था तो उस टाइम जो स्पीकर है उनके खिलाफ में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए या कुछ अपनी ऐसे एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से उनको 1 ईयर के लिए बार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये 12 मेंबर्स जो हैं वो इसको लेकर गए कि इस केस को, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को रिजर्व किया है। इशू क्या है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर 60 डेज से ज़्यादा, मतलब 59 डेज से ज़्यादा कोई एक पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और अगर प्रेजेंट नहीं होता है बिना बताए, तो उसकी जो सदस्यता है, उसकी जो मेंबरशिप है, उसको नलीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा ये भी बोला गया, ये 12 मेंबर्स ने ये भी बोला कि किसी भी मेंबर को हटाने की जो जिम्मेदारी होती है वो वहाँ के स्पीकर की होती है, और हमें पता है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर स्पीकर ही अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये कुछ बेसिस है जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी तक ये इशू गया है उसको इसलिए लेके गया है। और दूसरा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसका ये बोलना है कि देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इशू हैं उनको सोल्व करने की पावर जुडिशरी के पास नहीं है। लेकिन हमने जब एक्सप्लेन पेज में व्यू किया था तो हमने ये देखा था कि जुडिशरी ने पहले भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के या फिर लॉ मेकिंग बॉडी को लेकर के, और अगर जरूरी हुआ तो इस केस में भी जुडिशरी अपने इंपोर्टेंट स्टेटमेंट देगी। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन देखा उसमें भी सेम इसी तरीके का इशू देखा था। तो ये जो भी
हमारे मेंबर्स होते हैं उनके पास में क्या क्या पावर्स होती हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर ये सारे जो आर्टिकल जो रिलेटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मेंस में जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि इस तरीके से जो उनको डीबार किया जाता है, उनकी मेंबरशिप को खत्म कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो उससे हमारी जो लॉ मेकिंग पावर है उस पर कितना इफेक्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने ये देखा कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है, जो उनकी लॉ मेकिंग पावर है, वो टाइम के अकॉर्डिंग डिग्रेड हुई है। इसके बेसिस पर हम उन डाटाज को यूज़ करके राइट डाउन कर सकते हैं कि इसकी वजह से प्रोटेस्ट होता है, जो काम होना चाहिए, जिन लॉज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाता, और जो डिग्रेड होती है पावर डिग्रेड होने का कारण क्या होता है कि जो अपोजिशन में जो पार्टी है, जिनके मेंबर्स को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, वो रेगुलर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उनका इंक्लूजन ही नहीं हो पाता लॉ मेकिंग पावर में। वो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, और अवेलेबिलिटी नहीं होती तो फिर ऐसे लॉ बन करके आते हैं, ऐसे बिल पास हो जाते हैं, और जब बिल पास हो जाते हैं तो फिर उनको लेकर के फिर प्रोटेस्ट किया जाता है। तो फिर मतलब क्या है, जब उसकी काम ये है कि आप यहाँ पर बिल लेकर के आइए, अपोजिशन पार्टी इस पर अपनी बात रखेगी, आर्ग्यूमेंट्स करेगी, तो ये काम जो अगर ढंग से नहीं हो पा रहा तो इससे क्या होगा, इसके पोस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 1983 की बात है, इंडिया और चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी जो थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है 2022 में। तो क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि चाइना ने अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है उसको डेवलप किया, अपने आप को इतना अच्छे से डेवलप किया कि वो अपने यहाँ पर इंपोर्ट करने के बजाय वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को, बहुत सारी इंडस्ट्री को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको इजीली यहाँ पर वर्क अवेलेबल हो पाया, जिसकी वजह से जो यहाँ की हमारी जो यूथ है, चाइना का जो यूथ है वो यहाँ पर इंक्लूजन भी हो सका। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है चाइना में कि 4 लाख लगभग वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं। अगर इसी तरीके के हम इंडिया में भी हो, हमारे यहाँ भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, तो हमारे लिए भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो अभी चाइना की तरफ से जो ट्रांसफ़र हो रही है, लोगों की जो भी कंपनीज है उनके स्ट्रेटजी ट्रांसफ़र हो रही है और वो इसके अल्टरनेट ढूंढ रही हैं। अल्टरनेट ढूंढने का कारण ये है कि चाइना की बहुत सारी डोमिनेंस पावर क्रिएट हो रही है। इसके अलावा चाइना में अभी जो पेंडेमिक जो इश्यू देखने को मिला, इसकी वजह से भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पेंडेमिक लंबे समय के लिए चले। अब यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगी हुई थी उनको काफ़ी लंबे समय तक बंद रखना पड़ रहा है, इसलिए वो अदर कंट्रीज़ में चेंज करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसके लिए इंडिया को अपनी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आए उसको बढ़ाने के लिए अपना जो भी प्रोसीजर है उसको ईजी बनाया जाए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ की गई है China+1। इसमें क्या किया जा रहा है कि चाइना को अवॉइड करके जो स्ट्रेटजी है, मतलब ट्रेड को या फिर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए चाइना को एक तरीके से बाइकआउट करके किसी अदर कंट्री में जो मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है उसको एस्टेब्लिश करने की जो स्ट्रेटजी है उसी को बोल रहे हैं China+1। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें देखो इसी से रिलेट आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये आर्टिकल ये बताया गया है कि अभी की अगर हम डाटा देखें तो हमारे यहाँ पर जो यूथ है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरा जो जॉबलेस यूथ है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही हाई लेवल पर पहुँच चुका है। अब इसको कैसे ख़त्म करें? हम ख़त्म करने के लिए हमें अल्टरनेट ढूंढने होंगे। हमारे ज़्यादातर यूथ क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाते तो उसके बाद में वो एक तरीके से लेबरर एरिया में चले जाते हैं। कारण क्या होता है कि उनके पास में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो हमें हमारे यूथ को स्किल्ड करना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना है कि अदर एरिया में हमें ऐसी जॉब क्रिएट करनी है जहाँ पर हमारा जो ज़्यादातर यूथ है वो यहाँ पर मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप होगी, क्योंकि लोगों के पास में जब पैसा होगा तो उसको खर्च करेंगे तो इकोनॉमी बूस्टअप होगी। तो इसके लिए ये जो राइटर हैं वो MP हैं
और उन्होंने ये बोला कि हर एमपी को और एमएलए को अपने एरिया में कुछ ऐसे डेवलपमेंट करने चाहिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ के जो लोकल यूथ है वो इसी एरिया में अपने आप को जॉब में लगा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पर एम्प्लॉयड यूथ इंडिया में हो सके। लास्ट में इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। ओके, अब ये ऐसा ना हो कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो जाए। हमारे पास में यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको हम एक बेटर वे में आगे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि ये जो यूथ है वो इंडिया के लिए एक डिजास्टर क्रिएट हो जाए। तो जो भी स्किल पॉलिसीज हैं उनको बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी हमारा यूथ है उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं अलग अलग तरीके से कि अगर हम देखें तो पहले जो हमारी सेम पीरियड है CMIE के डाटा है, तो इसमें जो एज पॉपुलेशन है वहाँ पर हमने ये देखा कि पहले 38.5% टू 32.8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले जितने इतने एम्प्लॉयमेंट थे अब उनकी संख्या कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट की संख्या कम हुई है पर्सन ऐसे। और कोविड के दौरान जब हम देखें तो ये जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 9.3% तक इंक्रीज हो गया था। ओके, 2021 दिसंबर में 7.9 था और ये जो है अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए ये 9.3 तक इंक्रीज भी हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा यूथ हमारा ऐसा है जिनके पास जॉब नहीं है। कोविड के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, हालांकि मनरेगा जो है उसने काफ़ी अच्छा काम किया और उस टाइम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर जो आर्टिकल है देखो उसमें तो इंडिया ने यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रसिया और यूक्रेन में जो क्लैश चल रहा है उसको लेकर के यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि नाटो का एक्सपेंशन रशिया ना करे, यूएस से ना करे। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर एक्सप्लेन्ड पेज पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल की हम बात करें तो मैरिटल रेप से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कारण क्या है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में केस चल रहा है और उसमें मैरिटल रेप को लेकर के कुछ डिबेट चल रही है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जल्द ही हमारा जो एक फाउंडेशन है, जो हमारा एक फॉर्म है वो इस चीज़ के लिए लेकर के आएंगी। ओके, अब देखो मैरिटल रेप जो है उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है कि जो विमेन है, अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारी आईपीसी है उसमें इस तरीके को इंक्लूड नहीं किया गया है कि अगर इस तरीके का हेरसमेंट होता है, इस तरीके के केसेज होते हैं विमेन के खिलाफ में, तो उनमें उनकी कंसेंट लेना जरूरी है। और अगर कंसेंट नहीं ली जाती है कि सेक्सुअल रिलेशन में मैरिज होने के बाद में भी, तो एज ए क्राइम माना जाएगा। अब इसके लिए ये बोला जा रहा है कि देखो अगर मैरिटल रेप इसको एज ए क्राइम माना जाता है तो हमारे जो वीमेन हैं उनको बहुत सारी जो अभी भी इनइक्वलिटी उनको देखने को मिल रही है उनको इक्वलिटी मिल पाएगी, क्योंकि मैरिटल रेप जैसे इशू की वजह से जो वीमेन हैं उनकी बहुत सारे जो आर्टिकल, उनकी फंडामेंटल राइट्स है वो अभी भी वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 19 की बात करें एंड आर्टिकल 21, जुडिशरी ने बहुत बार अपने जजमेंट्स में ये बोला है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। तो वीमेन का भी राइट टू प्राइवेसी हुआ, वो उसका फंडामेंटल राइट है। अगर उसको आप डाइल्यूट करते हो तो वो एज ए क्राइम है। इसके अलावा बहुत सारे जो जुडिशरी हैं उन्होंने बहुत सारे अपने ऑर्डर्स में अलग अलग तरीके से बात रखी है इक्वलिटी की। यहाँ पर अदर कंट्रीज़ की बात की गई है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरीके के जो लॉ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर इसको एज ए क्राइम माना गया है। अब इंडिया में अगर इसको एज ए क्राइम माना जाता है, हमने बहुत सारे ऐसे लॉ देखे कि जब वो रियलिटी में हम इम्प्लीमेंट होते हैं तो बहुत सारे फेक केसेस भी रजिस्टर होते हैं। अब मैरिटल रेप इसको लेकर के ना तो आपके पास में कुछ डाटा रहेंगे, ना आपके पास में कुछ एविडेंस रहेगा, फिर इस तरीके के केसेस को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, इसको लेकर के भी सोचना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे फेक केसेज हमें देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर यह आर्टिकल बताया गया है कि अगर हम एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसी ड्रग्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हैं। मतलब अगर एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक को ज़्यादा हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी बॉडी में ऐसी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लो अपने किसी स्पेशल डिजीज़ के लिए उनको फिर
डोज दी, तो डोज जो है वो उनके ऊपर वर्क ही नहीं करेगी और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई डेथ देखने को मिल रही है। द ग्लोबल टोल ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ड्रग्स को लेकर के बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो हैं वो वर्ल्ड में इंक्रीज हो गई हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी न्यूज़ में रहा, वर्ल्ड पेज पर हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि यमन जो कंट्री है वहाँ पर हैती रिबेल्स है और हैती रिबेल्स ने यूएई में अटैक किया कुछ ऑयल टैंक्स के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ इंडियंस की 2 इंडियंस की डेथ हो गई और 1 पाकिस्तानी की। हालांकि जो हैती ग्रुप है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इंडियंस को मारने का, हम सिर्फ और सिर्फ यूएई के ऊपर अटैक कर रहे थे, वहाँ के जो ऑयल टैंक्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। व्हाट इज़ हैती ग्रुप और ये अटैक क्यों हो रहा है, इसको आप पहले थोड़ा मैप के थ्रू व्यू कीजिए कि हैती ग्रुप यहाँ पर देखो, ये वेस्ट एशिया है और यहाँ पर है ये यमन कंट्री। यमन कंट्री जो है वो यहाँ देखिए रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर है बाब अल मंडब स्टेट। यहाँ पर इशू क्या है कि ये जो एरिया है यमन जो कंट्री है और यहाँ पर ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, वहाँ पर है यूएई, वहाँ पर अबू धाबी में ये अटैक होता है और उसके बाद में सऊदी अरब ये कंट्री है ये यहाँ पर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये इशू काफ़ी न्यूज़ में हो गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हैती ग्रुप है वो यहाँ पर जैदी सिया सेक्ट है, मतलब यहाँ की 35% जो यमन की पॉपुलेशन है वो जैदी सिया सेक्ट को बिलोंग करती है। शुरुआत में क्या था कि यमन में शुरुआत में जो जैदी ग्रुप था वो ही रूल करता था, लेकिन बाद में उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया और यहाँ पर बाद में जो है वो दूसरी तरीके से, मतलब जो अदर ग्रुप्स है वो यहाँ पर रूल करने लग गई। लेकिन बाद में जो जैदी ग्रुप है वो दोबारा पावरफुल बना और यहाँ पर पावर को कैप्चर करने की उसने स्टार्टिंग कर दी। ओके 2004 के टाइम में एक ऐसा कुछ मूवमेंट होता है कि जो हैती है वो एक इंसर्जेंट मूवमेंट स्टार्ट कर देता है यमन गवर्नमेंट के खिलाफ में। कारण क्या होता है कि पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस जो लीडर है हुसैन बदरुद्दीन हैती, उनको असैसिनेटेड कर दिया गया था यमन सिक्योरिटी फोर्सेज ने। 2004 में इनके जो हेड थे उनको हैती ग्रुप है उनके जो हेड थे, मतलब जैदी सेक्ट के जो हेड थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया। अब ये इंसर्जेंट ग्रुप के रूप में आगे बढ़ गए। 7 साल तक लगातार यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चलता रहा। यमन की जो सरकार है सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट थी और ये जो जैदी ग्रुप है क्या है, सिया मेजोरिटी। इस्लाम में 2 सेक्ट देखने को मिलती है, सिया और सुन्नी। यमन की गवर्नमेंट थी सुन्नी और यहाँ पर जो हैती ग्रुप है वो सिया सेक्ट। अब दोनों के बीच में 7 साल तक कन्फ्लिक्ट चलता है। 2012 में यहाँ पर साले जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में साले को हटा करके यहाँ पर जो मंसूर हादी हैं उनको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट थे। शुरुआत जो साले हैं वो कुछ समय के बाद में हैती ग्रुप के साथ में मिल जाते हैं और उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके लेकिन कुछ टाइम में ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से बढ़ जाती है और यहाँ पर ये जो साले जो हैं, जो प्रेसिडेंट थे, वो यहाँ से हैती ग्रुप से दूर हो जाते हैं। 2017 में वो साले जो हैं वो हैती ग्रुप्स के साथ में जो भी उनके रिलेशन थे उनको छोड़ देते हैं, मतलब जो भी उनका रिलेशन था, जो भी उनका कॉम्बिनेशन था, उससे बाहर निकल जाते हैं और दिसंबर में साले को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये इशू वहाँ पर रेगुलर चल रहा है, मतलब सीधी सी बात ये है कि सिया और सुन्नी सेक्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा है। अब सऊदी और यूएई 2015 के बाद में 2015 में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सऊदी जो है वो खुद सुन्नी सेक्ट को फॉलो करने वाला है। सऊदी ये चाहता था, क्योंकि सऊदी को ये लगता है कि यहाँ पर जो हैती ग्रुप है उसको बैक किया जाता है, मतलब एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है ईरान ग्रुप के द्वारा, ईरान कंट्री के द्वारा। ईरान खुद सिया सेक्ट है, सिया सेक्ट को फॉलो करने वाला है और सऊदी जो फॉलो करता है वो करता है सुन्नी सेक्ट को। सऊदी चाहता है कि मैं यहाँ पर वेस्ट एशिया में पावरफुल बनूँ और ईरान चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं। इसकी वजह से सऊदी ने यहाँ की जो 9 कंट्रीज़ हैं उनके साथ में मिल करके यहाँ पर यमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और बोला कि जल्दी मैं यमन में जो गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश कर दूंगा। लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई, सोल्व नहीं हो पाई है और ऐसा बोला जाता है कि यूएस भी इनको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो रेगुलर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने हैती ग्रुप, यमन में जो इशू है, सऊदी और यूएई का क्यों यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, इन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।